जी अस्सलाम वालेकुम। जी सुलेमान, आपको स्लाइड्स नजर आ रही हैं? ये स्लाइड बिल्कुल मुझे नजर आ रही है, बिल्कुल। अच्छा, स्टार्ट ओके जी, करें क्या? अस्सलाम वालेकुम। जी स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू सुलेमान। वी आर लाइव स्ट्रीमिंग ऑन ऑन फेसबुक नाउ। जी, जब स्लाइड चेंज करनी होगी तो मुझे बता दीजिएगा काइंडली। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। भी हम लोग आज जो है वो अपना इकोनॉमी के ऊपर जो है अपडेट मतलब डिस्कस करेंगे, और आगे का थोड़ा सा आउटलुक देंगे। तो इस वक्त जो एक बड़ी खबर है वो कोविड के हवाले से, जो समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी को, स्टॉक मार्केट को, सबको इम्पैक्ट करेगी, ग्लोबल इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करेगी। तो उसमें अपडेट ये है कि ऑफ रेट जो है काफी अच्छी न्यूज आई है। 2-3 जो है वो वैक्सीन जो है वो उनका ट्रायल, लेवल 3 ट्रायल खत्म हो गए हैं और वो अब प्रोडक्शन में जा रही हैं, जिनमें एक जो है वो फाइजर की वैक्सीन है, एक मॉडर्ना की वैक्सीन है, एक एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन है, और उनके जो एफिकेसी है वो भी काफी बेहतर आई है। तो ये वैक्सीन है। फिर पाइपलाइन में काफी ज्यादा वैक्सीन है इसके अलावा, और रशियन वैक्सीन और जो है चाइनीज भी 3 वैक्सीन हैं, वो भी फाइनल स्टेजेस में है। तो ऐसा लगता है कि इस विंटर जैसे खत्म हो रही होगी तो वहां पर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी भी अच्छी बढ़ती जाएगी फ्रॉम मार्च। और ये है कि अगले साल जब हम सेकेंड हाफ में जाएंगे तो हम कोविड से काफी आगे निकल जाएंगे। ये हमारा थोड़ा सा व्यू बन रहा है। उसमें यह है कि जो कोविड की हमारी वैक्सीन, मतलब जो हमारा एस्टिमेट है, जो हमने नंबर सारे टैली कर लिए हैं सारे वैक्सीन के, 2021 तक हमें लगता है एंड तक तकरीबन जो वैक्सीन हैं वो 2/3 पॉपुलेशन के लिए होंगी। तो अगर 2/3 पॉपुलेशन इनॉकुलेट हो जाती है तो आप समझ लें कि तकरीबन ये जो है मामला हल हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी रेमिफिकेशंस ये हैं कि जब ये एक दफा हम कोविड से आगे निकलेंगे तो क्योंकि बहुत पैसे भी छप गए हैं, फिस्कल डेफिसिट भी काफी बड़े हैं, स्टिमुलस पैकेजेस अभी हैं, थोड़े और आएंगे, तो एक आपको पेंट अप डिमांड नजर आ सकती है आगे जाते हुए। तो उसकी एक अपटेक आपको कमोडिटी प्राइसेस में भी नजर आएगी, ऑयल में भी नजर आ सकती है। और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, जो स्लैग था वो भी, जैसे ट्रैवलिंग है और सारी चीजें हैं, वो आपको थोड़ा सा खुलती हुई और ज्यादा होती हुई नजर आएंगी। तो ये थोड़ा सा व्यू है कि कमोडिटी में अपटेक आपको सेकेंड हाफ में नजर आ सकता है, और ग्लोबल एग्रीगेट डिमांड में भी और लोकल भी अपटेक आपको नजर आ सकता है सेकेंड हाफ CY 21 के अंदर। ठीक है, अगली स्लाइड पे आ जाए। थोड़ा सा हम इकोनॉमिक आउटलुक डिस्कस कर लेंगे। यहाँ ये FY 21 का है जो जून में खत्म हो जाएगा। इसमें पहली चीज ये है कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, GDP ग्रोथ है, वो हमें लगता है कि उसमें जो है ना, इट इज पिकिंग अप पेस, जो आपको LSM के नंबर्स में भी नजर आ रहा है और आपको दूसरी चीजों में भी नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा ये कोविड का जो ये वाला फेज है, इसमें चीजें थोड़ी सी जो है वो गवर्नमेंट ने शट डाउन कराई है, बट इवन आफ्टर अकाउंटिंग फॉर दैट ऐसा लगता है कि ग्रोथ जो है वो 2% प्लस इस साल की हो जाएगी। उसमें यह है कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ अदर देन कॉटन अच्छी आई है, जो नंबर आ रहे हैं शुगर केन के और दूसरी क्रॉप्स के नंबर हैं वो बेहतर हैं काफी, राइस के नंबर। सेकेंडरी लाइव स्टॉक में भी लगता है कि अपटिक हो सकता है। इंडस्ट्री साइड के ऊपर जो है आपको LSM में ग्रोथ जो है 4-5 महीने में जो है अच्छी पॉजिटिव ग्रोथ आई है। आगे जाते हुए ये लास्ट क्वार्टर में मुझे लगता है कि बेस इफेक्ट की वजह से और अच्छी नजर आएगी आपको। और ये है कि कंस्ट्रक्शन पैकेज भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आपको नजर आएगा। तो ये है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी अच्छी होगी, और सर्विसेज जो है उसकी ग्रोथ थोड़ी ड्राइव होती है इन दोनों चीजों पे, तो वो भी बेहतर नजर आ रही है। तो 2% प्लस जो है ये नंबर हो सकता है। एक और चीज है कि लास्ट ईयर के नंबर जो है वो डाउनवर्ड रिवाइज होंगे तो ग्रोथ के, तो वो -0.4 से जो है वो 1% शायद नेगेटिव हो, तो वो बेस इफेक्ट की वजह से भी आपको GDP ग्रोथ अच्छी नजर आएगी। तो बाकी दूसरा फिर जो है एरिया देखने का वो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में अभी हम देखते हैं तो एक्सटर्नल जो करंट अकाउंट है उस पर काफी स्ट्रेंथ है, 4 महीनों में सरप्लस आ गया $1.2 बिलियन का। तो गोइंग फॉरवर्ड सेकेंड हाफ में शायद सरप्लस तो ना रहे, उसकी वजह ये इम्पोर्ट्स जो है वो थोड़ी सी बढ़ती नजर आएंगी, थोड़ा रिमिटेंसेस, करंट ट्रांसफर टेपर ऑफ हो गए।
बट ये कि ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पोजीशन शायद कंफर्टेबल रहा है, क्योंकि फ्लोज जो है आ सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंट में आते अच्छे, जैसे थोड़ा सा पैसे जो है वो गवर्नमेंट ने भी जो इंसेंटिव्स दिए हैं तो गवर्नमेंट की स्कीम्स में बाहर से पैसे आ सकते हैं, और इसके अलावा हो सकता है यूरो बॉन्ड भी हो जाए। तो ये है कि करंट अकाउंट फुल ईयर में भी जो है वो $2 से $3 बिलियन के दरमियान कहीं डेफिसिट आ जाए, लेकिन हम समझते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है पोजीशन वो बेहतर रहेगी, क्योंकि फाइनेंशियल इनफ्लोज जो है उसको कंपनसेट कर देंगे, तो आपको थोड़ा सा रिजर्व साइड पे इतना इशू ना हो। फिर इसी से रिलेटेड जो दूसरी चीज है वो आपका रुपी डॉलर पैरिटी है, तो वो भी उसमें जो है इस वक्त जैसे 160 है, तो गोइंग फॉरवर्ड जो है इसमें हम अज्यूम करते हैं कि 3-4% शायद डेप्रिसिएशन हो बाई ईयर एंड, मतलब 160 से समझ लें 166-67 कहीं जो है रुपया जा सकता है। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो देखने की वो ये है कि आपको रियर देखना होगा। अक्टूबर के अंदर जो है वो रियर जो है 97 आ गया था, हम समझते हैं ये लेवल ऐसा है जहां पर करेंसी जो है वो सही वैल्यू हुई है। अब गोइंग फॉरवर्ड अगर यूएस डॉलर वीकन होता है दूसरी करेंसीज के अगेंस्ट, तो हमें ज्यादा वीकन होने की जरूरत नहीं होगी, हम यूएस डॉलर के साथ ही वीकन हो जाएंगे, तो हमारी जो नॉमिनल पैरिटी है वो उसमें शायद ज्यादा मूव नजर आए। तो इसमें आप जरूरी है कि यूएस डॉलर की मूवमेंट अगेंस्ट अदर करेंसीज, जिसे आप यूएस डॉलर इंडेक्स से जो है ना कवर कर सकते हैं, वो देखा जाए। लेकिन ये है कि एक्सटर्नल साइड पे क्योंकि डॉलर में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, तो हमें लगता है कि इतनी ज्यादा जो है एक्सचेंज रेट की मूवमेंट जून तक ना हो, मे बी 167-166 कहीं हमें बिल्ड कर लेना चाहिए। थर्ड फिर एरिया जो है वो फिस्कल अकाउंट का है। फिस्कल अकाउंट में ये है कि देखें अभी तक तो ये जो है एफबीआर का टारगेट वो अचीव कर लिया है इन्होंने 4-5 महीने का, बट गोइंग फॉरवर्ड हमें यहाँ पे स्लो डाउन लग रहा है, क्योंकि टारगेट बहुत एम्बिशियस है सेकेंड हाफ का, तो उसको अचीव करना आसान नहीं होगा, क्योंकि नए टैक्सेस नई इनिशिएटिव्स भी इतने नहीं है। तो वहां हमको लगता है कि थोड़ा सा टैक्सेस में स्लो डाउन हो सकता है। 4.9 ट्रिलियन हम शायद हिट ना करें, मे बी 4.5 4.6 आई डोंट नो, पर इससे ज्यादा मुश्किल लगता है, तो ये चीज थोड़ी सी देखनी होगी। सेकेंडली करंट एक्सपेंडिचर थोड़े से ज्यादा हो सकता है ओवरशूट कर जाए, तो इस हिसाब से हमें लगता है फिस्कल डेफिसिट जो गवर्नमेंट का टारगेट है 7%, 7.1% वो अचीव नहीं होगा, ये 8 के करीब चला जाएगा कहीं। तो फिस्कल अकाउंट पे ये है, फिस्कल अकाउंट पे ये है कि गवर्नमेंट को रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है, बट गवर्नमेंट जो है क्योंकि इस वक्त जो है हमारे पास कोविड चल रहा है, तो कोई टफ डिसीजन लेना नहीं चाह रही। आईएमएफ के प्रोग्राम में भी यही डिस्कस हो रहा है कि जो टफ मेजर्स हैं वो नेक्स्ट बजट से लिए जाएं, तो मे भी आपको जो है ना वो मई में कुछ इस पे जो है ना लाइट नजर आए कि जो नए मेजर्स लेते हैं या क्या करते हैं। बट डेफिनेटली ये एक एरिया है बहुत पुराना, जिसमें जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा इशू है। इसमें कई रीजंस हैं, बेस छोटी है, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्सपेंडिचर का रेवेन्यू का प्रोविंसेस और फेडरेशन के दरमियान जो वो सही नहीं है। प्रोविंसेस को रेवेन्यू ज्यादा जाते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, तो ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स इशू है जिस पे गवर्नमेंट शायद मई में हमें थोड़ा सा क्लैरिटी हमें मिल जाए कि क्या करने जा रही है। चौथा है एरिया इन्फ्लेशन का और इंटरेस्ट रेट्स का। यहाँ पर देखें बेसिकली अगले 2-3 महीने में शायद इन्फ्लेशन आपको थोड़ा सा नीचे आते हुए नजर आए। उसकी वजह यह है कि फूड की प्राइसेस बहुत हाई हैं, तो वो सीजनल एक डिक्लाइन अगले 2 महीनों में आना चाहिए। तो इन्फ्लेशन का हेडलाइन नंबर हो सकता है कि जनवरी में फरवरी में आपको जो है थोड़ा नीचे मिले, मे बी 6% के अराउंड जो है इन्फ्लेशन मिले। ऑफ कोर्स अज्यूमिंग के फूड प्राइसेस को जो है ना वो नीचे लाने में कामयाब हो जाएंगे। थोड़ा बहुत तो शुगर की प्राइसेस और दूसरी नीचे आई है, बट उनको इससे ज्यादा नीचे आना है। फिर पेरिशेबल्स में भी प्राइसेस को यहाँ से नीचे होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट सक्सेसफुल होती है तो हमें थोड़ा सा इन्फ्लेशन अगले 2-3 महीने में नीचे नजर आएगा। बट हम जहाँ मतलब आखिरी क्वार्टर में जाएंगे तो वहाँ बेस चेंज हो जाती है, और तो वहां जाके हो सकता है कि प्राइसेस थोड़ी सी आपको ऊपर की तरफ दोबारा इन्फ्लेशन मतलब ऊपर की तरफ नजर आए और ये 9% प्लस 9.5% में भी दोबारा हो जाए। इसमें दो चीजें हैं देखें जो हमारी बेसिक अजम्पशन है, उसमें ये है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऑयल $50 से ऊपर नहीं जाएगा एक तो, और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट जो है ना वो फूड इन्फ्लेशन को अरेस्ट कर लेगी। अगर ये दो चीजें नहीं होती हैं तो फिर देयर विल बी अ प्रॉब्लम और इन्फ्लेशन आखिरी 3 महीने में डबल डिजिट हिट हो सकता है। इसके साथ इंटरेस्ट रेट्स पे भी हमारा व्यू है कि यहाँ से इंटरेस्ट रेट शायद इंक्रीज करना पड़ जाए, बट वो भी इसमें दो व्यूज हैं कि शायद गवर्नमेंट मार्च में ना करे, मई में करे, आईएमएफ प्रोग्राम पे जब हम जा रहे हो जहाँ थोड़ा सा एक रिकवरी भी थोड़ी स्ट्रेंथ पकड़े। बट हैविंग सेड दिस
अभी फील के 150 से 200 बिप्स इंटरेस्ट रेट जो है वो गोइंग फॉरवर्ड बढ़ सकता है। तो मार्च टू जुलाई कहीं मतलब ये आपको नजर आ सकता है। सेकेंडली अगले साल का एवरेज इन्फ्लेशन है वो 8 से 9 के दरमियान कहीं, सॉरी इस साल का इन्फ्लेशन जो है वो 8 से 9% के दरमियान कहीं बैठ सकता है। मुझे लगता है 9 के करीब मतलब एवरेज चली जाएगी। तो ये मतलब, लेकिन यहाँ पर बड़ा जरूरी है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट जो है ना वो फूड प्राइसेस को कंट्रोल करे, क्योंकि इस दफा जो इन्फ्लेशन में इंक्रीज है वो बड़ा नैरोली बेस्ड है कि कुछ जो कमोडिटीज हैं, जैसे फूड का वेट अगर 34% है तो फूड जो है वो 35% 34% वेट है, वो 80% से ऊपर कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये दूसरी जो इन्फ्लेशन की सब बास्केट्स हैं उनको हिट करेगा। तो ये बड़ा जरूरी है कि गवर्नमेंट फूड को कंट्रोल में लेकर आ जाए। सेकेंडली ऑयल प्राइसेस तो हाथ में नहीं है, अगर 50 से ऊपर चली जाती हैं तो उसका एक इम्पैक्ट और होगा। तो दैट्स अबाउट इट इकोनॉमी पे। आगे जो है वो मैं वसीम को बोलूंगा थोड़ा सा वैल्यूएशंस वगैरह और मार्केट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी। थोड़ा सा हम चंद एक मैट्रिक्स को जी थोड़ा सा हम चंद एक मैट्रिक्स को देखते हैं जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं मार्केट कैप टू जीडीपी की, तो ये लास्ट 15-16 साल के अंदर जो एवरेज मार्केट कैप टू जीडीपी रहा है वो तकरीबन 25% के करीब रहा है, और अभी जो करंटली है ये 16-17% के करीब चल रहा है। दैट शोज़ कि जो है यहाँ पर थोड़ी सी रीरेटिंग हो सकती है, थोड़ा सा जो है यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आ सकती है। इसी तरह से प्राइस टू बुक की अगर हम बात करें तो एवरेज जो प्राइस टू बुक रहा है लास्ट 15 साल के अंदर ये क्लोज टू टू टाइम्स का रहा है, 1.8 1.9 या 2 टाइम्स के करीब का। करंटली प्राइस टू बुक जो है मार्केट का वो 1.1 टाइम्स है। इसी तरह से अगर हम बात करें फॉरवर्ड पी की, तो मार्केट का फॉरवर्ड पी अभी तकरीबन 7.5 के करीब का है, जो कि हिस्टोरिकल एवरेज जो है वो 8.5 के करीब की रही है। इसी तरह से अगर मैं डिविडेंड यील्ड्स के ऊपर कमेंट करूं तो एवरेज हिस्टोरिकल डिविडेंड यील्ड जो है वो हमारी 5.5% के आसपास रही है, 5.5 से 6 के बीच में, जो कि अभी करंटली अपनी एवरेज के करीब चल रही है। तो इन ओवरऑल इन मैट्रिक्स पे देखें तो लार्जली आपको एक चीज़ जो नज़र आ रही होगी कि अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस से करंटली जो है मार्केट वो नीचे ट्रेड कर रही है, जो कि एक इंडिकेशन है, या आप कह सकते हैं कि एक सिनेरियो बिल्ड कर सकते हैं कि जो है यहाँ से मीन रिवर्जन हो सकती है, और जिसकी वजह से मार्केट के अंदर थोड़ा सा परफॉर्मेंस आ सकती है। अगली स्लाइड पे आएंगे प्लीज़। जी तनवीर। जी एक और मैट्रिक्स है जिसमें हम अर्निंग यील्ड और 10 ईयर पीआईबी के डिफरेंशियल को हम देखते हैं। हिस्टोरिकली ये जो डिफरेंशियल रहा है ये तकरीबन 1% के करीब रहा है। अगर ये डिफरेंशियल 1% से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट की अर्निंग यील्ड जो है वो काफ़ी बढ़ गई है एज़ कम्पेयर टू 10 ईयर पीआईबी की। अभी अगर मैं बात करूँ तो करंटली जो ये डिफरेंशियल है वो तकरीबन 4% के करीब है। तो दैट शोज़ कि इस मार्केट जो है वो स्टिल जो है अपने स्टिल अभी अट्रैक्टिव है। यहाँ पर भी इस मैट्रिक्स के तनाजुर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। तो इसके अलावा मैं थोड़ा सा एक और कमेंट करना चाहूँगा अपने फंड्स के परफॉर्मेंसेस के हवाले से। तो अगर मैं देखता हूँ शरिया हमारा जो अलमीन इस्लामिक शरिया स्टॉक फंड है उसकी परफॉर्मेंस अगर आपने नोट करें तो सिंस इंसेप्शन जो है इसका तकरीबन 491% का रिटर्न है सिंस इंसेप्शन टिल नवंबर तक का, एज़ कम्पेयर टू बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 414%। इसी तरह से अगर मैं रिटायरमेंट सेविंग फंड जो है हमारा इस्लामिक फंड की अगर मैं बात करता हूँ सिंस इंसेप्शन, इसका जो रिटर्न है वो तकरीबन 600% के करीब है एज़ कम्पेयर टू। और इसी तरह से हमारा जो इक्विटी सब फंड है कन्वेंशनल रिटायरमेंट का, इसकी जो रिटर्न है तकरीबन 612% के करीब है। यानी अगर आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए होते तो आज आपकी वैल्यू जो है पोर्टफोलियो की वो तकरीबन 712 रुपये के करीब होती ओवर द पीरियड सिंस इट्स इंसेप्शन। जी तन्वीर कोई क्वेश्चंस हैं ऑडियंस के कुछ जो हम एड्रेस कर सकें? जी ऑडियंस, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप फेसबुक पे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ भी सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ये आया है कि बेसिकली ऑलमोस्ट
हाफ ऑफ द फिजिकल ईयर इज कंप्लीट, तो जिस तरह एफबीआर के टारगेट्स जो रेवेन्यू के हैं वो ऑन टारगेट हैं सो फार। सो जैसे सुलेमान ने कमेंट किया था कि आगे थोड़ा सा इसमें मे बी ड्रैग आ सकता है, उस पर थोड़ा सा और जरा हाईलाइट करते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है ओवरऑल इक्विटी जी, मार्केट पे। अच्छा, इस पे मैं आपको एक जो है कमेंट करूँगा ये कि देखें जो एफपीआर के टारगेट्स थे वो टारगेट्स ऑन अ लोअर साइड थे। 5 महीने का टारगेट जो है वो 1.6 ट्रिलियन रुपीस का के करीब का था, जो कि एफपीआर ने 10-15 अरब रुपए जो है टारगेट से ज़्यादा ये अचीव किए। लेकिन जब हम इसका पूरे साल में देखते हैं तो अगर 5 महीने की कलेक्शन 1.6 ट्रिलियन रुपीस की है, तो इसका फुल ईयर का टारगेट जो है वो 4.9 या 5 ट्रिलियन के करीब का है। तो आखिरी 7 महीने के अंदर इनको कलेक्ट करने होंगे 3.3 ट्रिलियन, और ये वाई ऑन वाई अगर मैं ग्रोथ देखूं तो ये तकरीबन जो है 35-40% जैसी इनको ग्रोथ लानी होगी, जो कि अभी शायद मिड सिंगल डिजिट के अंदर है शायद, या उससे भी थोड़ा सा कम ग्रोथ है। तो ऑब्वियसली इतनी ग्रोथ तो अगले 7 महीने के अंदर नहीं आएगी, और वो टारगेट्स हमें लगता है कि वो अचीवेबल नहीं है, और जिसकी वजह से हमारा जो व्यू है ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट के ऊपर के जो गवर्नमेंट का टारगेट है दैट इज़ अराउंड 7.1%, तो 1% जो है जैसा जो है वो वहाँ से ओवरशूट कर जाएगा ओवरऑल। लेकिन अगर आप अपनी इकॉनमी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, या अगर हम जीडीपी ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो आपने ये देखा होगा हिस्टोरिकली ऐसे साल भी आए हैं जहाँ पे जीडीपी ग्रोथ काफ़ी कम थी, 0.5% या 1% के करीब रही, और ऐसे साल में मार्केट्स ने जो है बड़े ट्रेमेंडस रिटर्न्स दिए हैं, क्योंकि आपका जीडीपी का लिंक जो है उस तरह से स्टॉक मार्केट के साथ, जीडीपी कंपोजिशन और स्टॉक मार्केट की कंपोजिशन में काफ़ी फ़र्क है। फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो 22-23% उसका वेट है बैंक्स का, और इसका फाइनेंशियल सर्विसेज का जो वेट है पूरी जीडीपी के अंदर दैट इज़ अराउंड 3%। तो ये काफ़ी मिसमैच है। तो हम मार्केट की जब हम बात करते हैं तो हम इंडिविजुअल कंपनीज़ के हवाले से हम बात कर रहे होते हैं, हम बात करते हैं कि इन कंपनीज़ की क्या अर्निंग्स ग्रोथ होंगी गोइंग फॉरवर्ड, या इन कंपनीज़ की क्या डिविडेंड यील्ड्स होंगी गोइंग फॉरवर्ड। जैसे अगर मैं बैंक्स की बात करूं तो बैंक्स ने फुल ईयर में डिविडेंड्स अनाउंस करने हैं, तो तमाम बैंक्स ने, और बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी इस दफ़ा काफ़ी अच्छी रही है, और जबकि इन्होंने डिविडेंड्स मोस्टली बैंक्स ने सेकंड और थर्ड क्वार्टर में नहीं दिए, चूँकि स्टेट बैंक के रेगुलेशंस थे, उनकी रिस्ट्रिक्शंस थी, तो वहाँ पर आपको एक नज़र आएगा कि डिविडेंड्स अच्छे आ सकते हैं। फर्टिलाइज़र सेक्टर की मैं बात करता हूँ तो कैश फ्लोज अच्छे हैं, अर्निंग्स भी अच्छी हैं इन कंपनीज़ की। जो है बैक टू 3 ईयर्स अगर मैं पीछे चला जाता हूँ तो एंग्रो 24-25 रुपए की अर्निंग करता था, वो शायद अगले साल 45-50 रुपए की अर्निंग कर रहा होगा। इसी तरह से एफएफसी कुछ साल पहले 8-9 रुपए की अर्निंग पे आ गया था, अब वो शायद कंसोलिडेटेड बेसिस में हम देखेंगे 2-3 साल के अंदर वो शायद 18-20 रुपए की अर्निंग कर रहा हो, तो वहाँ पर आपको एक अच्छे डिविडेंड्स आपको मिल सकते हैं, वहाँ पे भी आपको डिविडेंड यील्ड अच्छी मिल सकती है। इसी तरह से ऑयल के ऊपर मैं बात करता हूँ, ऑयल जो है वो 11-12% जैसा वेट है KSE 100 के अंदर। अब रिसेंटली अगर मैं अक्टूबर से लेके अभी तक की बात करूँ तो ऑयल प्राइसेस ने जो मूवमेंट है वो 30% की है, जबकि स्टॉक्स की जो मूवमेंट है वो 15-16% है, यानी जितना ऑयल प्राइस मूव किए हैं उतना स्टॉक प्राइसेस ने मूव नहीं किया। तो गुंजाइश हमें वहाँ पर नज़र आती है। तो इंडिविजुअली कंपनीज़ को अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको जो है एक डिसेंट अपसाइड मार्केट में नज़र आती है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहा था, आज कुछ रिसर्च एक हाउस ने भी एक ब्रोकरेज हाउस ने शेयर भी किया है कि जो टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स हैं हमारे यूनिवर्स में, केस जो PSX पे लिस्टेड हैं, उन्होंने काफी ग्रोथ देखी है रिसेंटली। तो इसके पीछे क्या फिनोमेना है और आपके इक्विटी फंड्स में जनरली क्या वेटेज है? देखिए हमारे इक्विटी फंड्स के अंदर तकरीबन 4% के लगभग जो है वो ओवरऑल वेट होगा टेक्नोलॉजी का, 3.5-4% की रेंज के अंदर। जनरली आपने देखा है कि देखें कोविड आया है, सिचुएशन थोड़ी ग्लोबली चेंज हुई, वर्क फ्रॉम होम और इस तरह के सिनेरियो डेवलप हुआ, जिसकी वजह से लोगों का रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी और भी बढ़ गया, जो कि पहले भी ज़्यादा था। तो अर्निंग ग्रोथ जो है अगर हम देखते हैं इन कंपनीज़ की, कुछ एक कंपनीज़ में जो है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है।
फॉर एग्जांपल अगर मैं सिस्टम्स की बात करता हूँ तो ये मतलब डबल डिजिट के अंदर इनकी ग्रोथ रही है। लास्ट 5 इयर्स के अंदर जो है वो 30% जैसा 32% जैसा टॉप लाइन ग्रोथ है, बॉटम लाइन में 40-45% जैसी ग्रोथ आ रही है। तो इस तरह की ग्रोथ की वजह से जाहिर सी बात है जब वो कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर कोई ग्रोथ दिखाती है तो उसका ऑब्वियसली इम्पैक्ट उसका जो है उसकी शेयर प्राइस के ऊपर भी आएगा। तो डेफिनेटली जो है वो रिटर्न्स भी आपने मॉनिटर किए होंगे तो इनका कंपनीज के 3 टाइम्स 4 टाइम्स ये अपने स्टॉक्स जो हैं अब लास्ट 1 साल के अंदर आपको अपने बॉटम से नज़र आ रहे होंगे कि ये हो चुके हैं। तो वो उसकी प्राइमरीली रीज़न यही है कि इनकी अर्निंग पोटेंशियल जो हिस्टोरिकल भी रहा है, गोइंग फॉरवर्ड लोगों को लगता है कि शायद अर्निंग जो है काफ़ी ज़्यादा आ सकती हैं या अर्निंग ग्रोथ काफ़ी बेहतर रह सकती है। तो उस वजह से जो है ये ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है टेक्नोलॉजी की। जी इसके अलावा कोई और चीज़? जी तनवीर। जी वसीम, अच्छा इसी इसी से एक एलाइड क्वेश्चन है कि ये जनरली फार्मास्यूटिकल सेक्टर की प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स जनरली यानी एज कंपेयर टू अदर स्टॉक्स हाई रहा करते थे, तो क्या अब ये जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं ये उस फार्मा की कंपनी के प्राइस अर्निंग से भी ज्यादा हो गए प्राइस अर्निंग्स जी का अगर इन कंपैरिजन? सम केसेस बिल्कुल उनसे भी ज़्यादा हैं और कुछ केसेस में अगर मैं बात करूं शायद उसके करीब के ही हैं। तो वो डिपेंड करता है स्टॉक वाइज बेसिकली, जिसमें लोगों को लगता है कि ज़्यादा अर्निंग्स हैं तो या अर्निंग ग्रोथ है तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा के ऊपर ट्रेड करेगा। अच्छा, सही सही। अच्छा ये एक आपने स्लाइड दिखाई थी जिसमें पीआईबीज का कंपैरिजन था अर्निंग यील्ड। विद अर्निंग्स शील्ड। सो ये हिस्टोरिकली एवरेज, ये जो रेड लाइन है ये है ये एवरेज है, हिस्टोरिक एवरेज? ये एवरेज है, हिस्टोरिकल एवरेज है। ये शायद नीचे नज़र नहीं आ रहा कंप्लीट स्लाइड में, और नीचे आ रहा था। एवरेज है ये हिस्टोरिकल, जो कि तकरीबन क्लोज टू 1% है, 1 या 1.1% है, जो कि अभी ये डिफरेंशियल 4% के करीब चला गया। ओके, अच्छा। सो ये एक इंडिकेटर होता है कि इक्विटी मार्केट की अर्निंग यील्ड अभी भी ऑब्वियसली पीआईबी से बेहतर है, जो फेड फार्मूला बेहतर है जिसको कहा बिल्कुल। जाता था। जी फेड मॉडल जी। हम्म। और थोड़ा सा कुछ अगर ग्लोबल मार्केट्स पे अगर थोड़ा सा कमेंट कर सके कि जी वसीम। जी एक मिनट, फिर सलमान भाई जो है वो उस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। ओके श्योर। सुलेमान शायद म्यूट हैं। हाँ हरन, जी कुछ रिपीट कर देंगे अब क्या? जी, मैं पूछ रहा था कि ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स जो हैं उनके थोड़ा सा उस पे अगर कमेंट कर सकें कि ये जो कोविड, आपने जैसे कहा कि वैक्सीन की अनाउंसमेंट्स आई हैं, तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट रहा है? देखिए बेसिकली जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर मैं हमारी मार्केट ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है इस न्यूज के बाद जो कोविड की आई है। ग्लोबल मार्केट्स ने तो काफी बेहतर परफॉर्म किया है। इमर्जिंग मार्केट्स में पैसे भी आए हैं, तो हमारे पास अभी तक इनफ्लो नहीं है, लेकिन इमर्जिंग मार्केट्स में अगर पिछले उसके बाद से डेटा देखे जाएं तो मेरे ख्याल है 15-20 अरब डॉलर जो है वो आ चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक तो ये कि ग्लोबल मार्केट्स आगे, अगर हम लोग आगे निकल जाते हैं तो फिर रिस्क ऑन ट्रेड शुरू हो जाएगी, तो पैसा यूएस से और दूसरी मार्केट से इमर्जिंग मार्केट्स में आएगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स रिस्क लेंगे। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स जो है वो ज्यादा अच्छे हैं इमर्जिंग मार्केट्स के। प्लस ये है कि कोविड से आगे निकलते हैं तो यूएस डॉलर में स्ट्रेंथ इतनी नजर नहीं आती, क्योंकि जो है रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स यूएस डॉलर में मतलब चाहते हैं। अब दूसरा ये है कि यूएस के प्रोस्पेक्ट्स भी ऐसे नहीं लगते कि यूएस डॉलर बहुत स्ट्रेंथन हो। तो हमें इमर्जिंग मार्केट में जो फ्लो नजर आ रहा है वो आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए। जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट हाउसेस हैं ग्लोबल, वो भी इस दफा की ट्रेड इमर्जिंग मार्केट्स में कह रहे हैं कि आना चाहिए।
उसमें ये है कि हमारे पास अभी तक वो ऐसा फ्लो नजर नहीं आया, लेकिन आई बिलीव कि वर्स्ट केस हमारा आउटफ्लो कम से कम रुक जाएगा और हो सकता है थोड़ा बहुत इनफ्लो आ जाए। वो हम उस पैरामीटर में भी देखते हैं तो इस वक्त जो है गोरा हमारी मार्केट को ज्यादा ओन नहीं करता। हिस्टोरिकली वो बहुत ज्यादा ओन करता था, उतना ओन नहीं करता है। जैसे मैं अगर इंडिविजुअली भी उठा के देखता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छी खासी कंपनीज की, जैसे HBL की या ओजी या दूसरी, तो वो उसमें उसकी होल्डिंग कम से कम होती जा रही है। तो आई बिलीव कि नया गोरा आ सकता है हमारी मार्केट में भी जो है ना, और ग्लोबल मार्केट्स में भी। तो इमर्जिंग मार्केट्स हो सकता है थोड़ा सा आउट परफॉर्म करें, और यूएस मार्केट जो है ना स्पेशली हो सकता है थोड़ा सा लैग करे, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस जो है ऑलरेडी बहुत अच्छी है। कोविड लेवल से वो मे बी जो प्री कोविड लेवल थे उसको भी उसने ब्रेक कर दिए हैं। तो अगर अगर मतलब डेवलप मार्केट में जाए तो मे बी यूरोप हो सकता है, बट यूरोप आई वुड से। बाकी ये है कि इमर्जिंग मार्केट्स पे मुझे लगता है कि आपको थोड़ा इन्फ्लो नजर आएगा। पाकिस्तान के केस में भी इनफ्लो आगे होना चाहिए, आउटफ्लो जो मुस्तकिल है आई थिंक दैट विल अबेट। क्योंकि ये फॉरेन इन्वेस्टर्स का जनरली जहां तक ब्रॉडली सोचा जाता है तो दो ही मेजर कंसर्न्स होते थे, एक करेंसी का रिस्क और एक पॉलिटिकल रिस्क। सो मोर और लेस हाँ करेंसी बिल्कुल का रिस्क बिल्कुल। भी अब उतना नहीं है, और पॉलिटिकल रिस्क और तो खैर देखिए हमेशा अगर पाकिस्तान के साथ अगर अलाइड हाँ है। हाँ, और देखिए अगर रिस्क उनको लगता भी है ना, तो अगर इमर्जिंग मार्केट्स में वापस आएंगे तो हमारी मार्केट थोड़ी एग्जॉटिक है, थोड़ी सी जो है फ्रंटियर की मतलब है मार्केट है हमारी बेसिकली। मैं समझता हूँ तो वहाँ लोग जो है हमारी कोरिलेशन जो है इतनी ज्यादा है नहीं दूसरी मार्केट से, क्योंकि हमारी स्टोरी डोमेस्टिक है ज्यादातर। तो आई फील के कोई ना कोई जो है ना इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे वापस आके एक्सपोजर ले सकते हैं अच्छी बॉटम अप स्टोरीज में। तो आई वुड से कि जो 3 साल से हम एक आउटफ्लो देख रहे हैं, मेरा अपना ख्याल है उसमें थोड़ा मेरा लीप ऑफ फेथ भी है, बट आई बिलीव कि ये आपको रुकता हुआ नजर आएगा, और जो है मे बी कुछ इनफ्लो नजर आए। तो मेरा यही ख्याल है कि हमें फॉरेनर साइड पे जो है ना, फॉरेन साइड पे जो सेलिंग एक्सेसिव 3 साल में नजर आई है, वो साइकिल शायद अब जो है टर्न कर जाए। और ये मेरे ख्याल है हमने कुछ अर्सा पहले ही आपकी प्रेजेंटेशन में देखा था कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट भी पाक रुपए का 100 से नीचे है। सो मेरे ख्याल है ये भी एक बूस्टर हो सकता है इनफ्लोस के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए थोड़ा सा ये है कि यहाँ से जून तक हमें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिवैल्यूएशन नजर भी नहीं आ रही, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो पोजीशन है वो ठीक है, और यूएस डॉलर क्योंकि वीकेंड हो रहा है तो 10% समझ लें मार्च से यूएस डॉलर इंडेक्स नीचे है। तो हम दूसरी करेंसीज के अगेंस्ट तो डेप्रिशिएट करे होंगे, बट अगेंस्ट यूएस डॉलर हम नहीं करें। बाहर से जो यहाँ इन्वेस्ट करेगा वो यूएस डॉलर में बोरो करके अगर कैरी ट्रेड करेगा, तो उसको भी ये नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा उसको यूएस डॉलर पे करेंसी मूवमेंट के का नुकसान नहीं होगा। तो पीपल विल टेक दैट ट्रेड आई बिलीव, यूएस में बोरो करें और यहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो वो चीज आपको नजर आनी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। राइट राइट। चलिए ठीक है जी, इट वाज अ गुड डिस्कशन, और हम इंशाल्लाह व्यूअर्स आइंदा भी कोशिश करेंगे कि आपको अपडेट्स करते रहें। मार्केट एंड इकोनॉमी आउटलुक अपनी हमारी इन्वेस्टमेंट टीम आपको एक एक आउटलुक अपनी बेस्ड ऑन डेटा एंड देयर कन्विक्शंस आपसे शेयर करते रहें। सो थैंक यू वेरी मच। अब हम इस मीटिंग को थैंक एंड यू करते हैं जी। थैंक यू। जी, ओके। वेलकम।